हेलो स्टूडेंट, मैं विष्णु दिवाकर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम के हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास, जो आपका नेक्स्ट एग्जाम होने वाला है। तो आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे हिंदी भाषा का विकास, यानी कि इसका भाषा का उद्भव और विकास, जो आपका क्वेश्चन आने वाला है। ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस वीडियो के अंदर हम इसको अच्छी तरीके से कवर करने वाले हैं। मैं आपको बता देता हूँ, आपको कोई भी ज्यादा जो है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत इजीली आपको ये समझ में आएगा कि इसके अंदर क्या बताया गया है। इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा, जो हिंदी भाषा का जो उद्भव है और विकास है वो कैसे हुआ। आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल, इन तीनों के बारे में मैं आपको एक शॉर्ट डिटेल दूंगा, जिससे कि क्या होगा कि आपके एग्जाम में जब आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो आप आराम से उसको अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर स्टार्ट कर देता हूँ कि यहाँ पर जो हमारा इस यूनिट के अंदर इसकी जो प्रस्तावना है वो क्या है। तो देखते हैं। सबसे पहले हिंदी भाषा के उद्भव और विकास की जो यात्रा है, उसको विद्वानों ने संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश के रूप में देखने का प्रयत्न किया है। अपभ्रंश क्या है? यहाँ पर जो आर्य भाषा रही है, आर्य भाषा जो रही है, ठीक है, उसी का एक अंश है ये, और ये सब भी जो है उसी के अंश हैं। उनके अनुसार 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में हिंदी भाषा के विकास की कहानी आरंभ होती है। तो ये लोग क्या बताते हैं कि जो विद्वान है, ये लोग बताते हैं कि जो हिंदी है ना, हिंदी भाषा की जो कहानी है, उसका आरंभ होने का समय रहा 11वीं शताब्दी। तो इतना आप आराम से लिख सकते हो। 11वीं सदी से अपनी यात्रा आरंभ कर आज हिंदी हमारे सामने जिस रूप में है, हम अच्छी तरीके से इसको जानते हैं, समझते हैं बहुत अच्छी तरीके। हिंदी की इस यात्रा में जो जो परिवर्तन हुए, उन सब की चर्चा यहाँ पर विस्तार पूर्वक इसके अंदर हम लोग करेंगे। तो मैंने आपको बताया कि जो हिंदी भाषा है, इसका उद्भव और विकास जो है, इसकी यात्रा विद्वानों ने क्या करा है, संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश के रूप में देखने का प्रयत्न किया, और उन्होंने बताया है कि हिंदी भाषा का जो विकास है वो 11वीं शताब्दी से आरंभ हुआ है। अब ये तो हो गया इसका इंट्रो। अब हम बात करेंगे कि इसका जो उद्भव है और इसकी पूर्व पीठिका है वो क्या है। तो देखो, वैदिक संस्कृत काल में जब आर्य भाषा, देखो आर्य भाषी जो लोग थे ना, वो संस्कृत भाषी लोगों को ही आर्य भाषा बोला जाता है। ठीक है, आर्य भाषी लोग बोला जाता है। अब आर्य भाषा प्रदेश में तीन जो स्थानीय बोलियां हो चुकी थी, वो तीन कौन कौन सी थी? तो पश्चिमोत्तरी, मध्यवर्ती और पूर्वी। तो ये तीन थी। उसके बाद में क्या हुआ, इसके अंदर जो है ना एक और जुड़ गई, पाली काल में एक और स्थानीय बोली जुड़ गई, जिसको दक्षिणी बोला गया। तो अब ये कितनी हो गई? 4 हो गई। तो इस प्रकार स्थानीय बोलियों की संख्या हो गई 4। तो दोबारा देखेंगे कि वैदिक संस्कृत काल में जो आर्य भाषा है, उसका प्रदेश में 3 स्थानीय बोलियां विकसित हो चुकी थी। पहली पश्चिमोत्तरी, दूसरी मध्यवर्ती और तीसरी पूर्वी। और पाली काल में आते आते एक स्थानीय बोली इसके अंदर और जुड़ गई, दक्षिणी। तो ये कितनी हो गई? इस प्रकार इन स्थानीय बोलियों की जो संख्या है वो 4 हो गई। अब ये सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं थी, बल्कि प्राकृत काल में स्थानीय बोलियां धीरे धीरे 6 से 7 हो गई, जिनके नाम यहाँ दिए गए हैं कि ब्राचन, केक्के, टक्के और टक, सोरसनी, महाराष्ट्री, अर्धमागधी और मागधी। उसके बाद में क्या हुआ, इन्हीं से अपभ्रंश काल में 6-7 अपभ्रंश स्थानीय बोलियों का विकास हुआ। अब अपभ्रंश काल कौन सा? यानी कि वही आर्य समाज वाला, ठीक है, जिन्हें प्राकृत के नाम से आधार पर इन्हीं नामों से पुकारा जा सकता है। क्लियर है यहाँ तक? अच्छी तरीके से समझ में आया होगा आपको। उसके बाद अगर हम बात करें आपको, तो इसके विकास और इतिहास की बात करना है। जो मैंने आपको बोला था कि हिंदी भाषा का जो विकास है वो 1000 ईसा पूर्व में जो है होते होते लगभग 1000 वर्षों तक हो गई। यानी कि हिंदी जो है 1000 ईस्वी में इसका जो है जन्म हुआ, और उसके अंदर विकसित होते होते 1000 वर्ष की हो गई। उनके और उसके इन 1000 वर्षों के इतिहास और विकास को 3 भागों में बांटा गया है: आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल। यही आपको इसके अंदर तैयार करना है। मैं आपको शॉर्ट शॉर्ट बताऊंगा, आदिकाल में क्या करना है, मध्यकाल में क्या करना है और आधुनिक काल में क्या पढ़ना है, और एक क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, यही आपको लिख कर आना। आदिकाल की बात करें तो हिंदी भाषा अपने आदिकाल में सभी बातों में अपभ्रंश के बहुत निकट थी, यानी कि आर्य भाषी जो समाज था उसके बहुत निकट थी, क्योंकि उसी से हिंदी का उद्भव हुआ है। अब इसमें ध्वनि की बात करें तो इसमें बताया गया कि आदिकाल की हिंदी में ना जो उनकी जो ध्वनि था, उनका जो प्रयोग था वो ऐसे था। देखो, इसमें केवल 8 स्वर थे: अ, आ, ई, उ, ई, ए, ओ। तो ये स्वर थे इसके अंदर, ये 8 स्वर जो है मूल थे। आदिकालीन हिंदी में 2 नए स्वर और इसमें जुड़े, ए और ओ। ठीक है, और उसके बाद में संयुक्त स्वर थे, और जिनका उच्चारण क्रमशः ए और औ जैसा यहाँ पर होने लगा। ये मैं आपको भी एक एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। उसके बाद में यहाँ पर हम व्याकरण की बात करें इसके, तो भाई जो आदिकाल है उसमें हिंदी का जो व्याकरण है 1000 ईसा पूर्व के आसपास जो है अपभ्रंश के बहुत ज्यादा निकट था, और भाषा में काफी रूप ऐसे थे जो कि अपभ्रंश
आदिकाल हिंदी का जो व्याकरण है 1000 ईसा पूर्व के आसपास अपभ्रंश के बहुत निकट था। भाषा में काफी रूप ऐसे थे जो अपभ्रंश के थे, किंतु धीरे धीरे अपभ्रंश के व्याकरणिक रूप कम होते गए और हिंदी के अपने रूप विकसित होते थे। अब 1500 ईस्वी तक आते आते हिंदी अपने पैरों पर खड़ी हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर 3 बातें बोली गई हैं, वो कौन कौन सी हैं, यहाँ पर कुछ बातें दी गई हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो अपभ्रंश जो है वो संस्कृत, पाली, प्राकृत आदि की तुलना में वियोगात्मक होते हुए भी एक सीमा तक संयोगात्मक हो गई। ठीक है, नपुंसकलिंग एक सीमा तक अपभ्रंश में था और संस्कृत, पाली, प्राकृत की तुलना में उसकी स्थिति अस्पष्ट सी होती जा रही थी और लास्ट हिंदी वाक्य रचना शब्द क्रम धीरे धीरे निश्चित होने लगे। तो ये आपको समझ में आए ना आए, बस आपको समझना क्या है कि आपको इसके अंदर ये बताना है कि भाई आपका आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल में क्या क्या चीजें दी गई है, वो आपके दिमाग में होनी चाहिए। शब्द भंडार की बात करें तो इसमें क्या हुआ कि भाई इसमें 3 बातें बोली गई। पहला भक्ति आंदोलन आरंभ हो गया, तो इसमें जो है भक्ति आंदोलन आरंभ हो गया। सबसे पहले आप ये बताओगे इसके अंदर, तो उसमें जो है शब्दावली जो थी आदिकालीन हिंदी में अपभ्रंश की तुलना में बहुत ज्यादा बढ़ने लगी। दूसरा क्या हुआ, मुसलमानों का आगमन हुआ। अब जब मुसलमानों का आगमन हुआ तो इसमें ना फारसी, अरबी, तुर्की ये शब्द भी इसके अंदर जोड़ दिए गए। बाद में भक्ति आंदोलन और मुसलमानों का शासन हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ, हिंदी शब्द भंडार से कुछ शब्द जो है निकाल दिए गए। ठीक है, तो ये आपका हो गया पहला। फिर आता आपका मध्यकाल। अब मध्यकाल में क्या बताया गया, इस काल के अंदर बताया गया ध्वनि का जो व्याकरण शब्द भंडार था ना वो धीरे धीरे बदलता गया। 3, फारसी की शिक्षा की कुछ व्यवस्था, दरबार में फारसी भाषा का प्रयोग होने लगा। ठीक है, और उसके अंदर शब्द आ कम से कम मूल व्यंजन के बाद में होने पर लुप्त हो गया। राम का उच्चारण राम होने लगा। मानस के अनेक छंद दोषपूर्ण हो जाएंगे, इससे राम न पढ़कर राम पढ़ा जाने लगा। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद में यहाँ पर एक और चीज आपको देखने को मिलेगी जो कि आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी और हो सकता है कि आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से वो क्लियर भी हो जाए। तो ये चीज तो आपको यहाँ पर क्लियर हो ही गई होगी। अब व्याकरण की 3 बातें। इस काल में हिंदी भाषा व्याकरण के क्षेत्र में पूरी तरह से अपने पैरों पर खड़ी हो गई थी। ये चीज मैंने आपको पहले बता दी है। ठीक है, और इसमें बताया गया आदिकालीन भाषा की तुलना में वियोगात्मक हो गई थी। शब्द भंडार आपको मैं पहले बता चुका हूँ। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर आधुनिक काल, जो आपको अच्छी तरीके से समझना है, इसमें क्या हुआ, हिंदी जब आदिकाल के अंदर निकल कर आई, मध्यकाल के अंदर निकल कर आई, तो आधुनिक काल के अंदर क्या हुआ। तो आधुनिक काल में शिक्षा के व्यवस्थित प्रचार के कारण प्रारंभ में हिंदी प्रदेश में अनेक क्षेत्रों की कचहरियों की भाषा उर्दू होने के कारण का ख ग घ ज जो मध्यकाल में केवल उच्च वर्ग के या फारसी पढ़े लिखे लोगों तक ही प्रचलित थे और धीरे धीरे 1947 से सुशिक्षित लोगों में भी खूब प्रचलित हो गए। अब यहाँ पर ना एक चीज आपको देखनी है, वो क्या, देखो इसमें 5 चीजों का ठीक उच्चारण आपको बताइए। अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार के कारण क्या हुआ कि कुछ बहुशिक्षित लोगों में कॉलेज, डॉक्टर, ऑफिस, कॉफी आदि में और ध्वनि भी हिंदी में प्रयुक्त हो रही है। जैसे आपने देखा होगा, इसको ना और ध्वनि में नहीं, पहले इसको बोलते थे कॉलेज, डॉक्टर, ऑफिस, काफी, इस तरीके से बोलते थे। उसके बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, इसमें और ध्वनि इसके अंदर ऐड कर दी गई। ठीक है ना, तो ये अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। और उसके बाद में यहाँ पर व्याकरण की बात करें तो आदिकाल में हिंदी की विभिन्न बोलियों के व्याकरणिक अस्तित्व का प्रारंभ हुआ और किंतु काफी व्याकरणिक रूप ऐसे थे जो कि आसपास के क्षेत्रों में समान थे। तो मध्यकाल में उनमें इस प्रकार के मिश्रण में भी काफी कमी हो गई। ठीक है, और उसके बाद हिंदी का प्राय पूर्णतः रूप जो था वो योगात्मक भाषा हो गई और यहाँ पर बताया गया प्रेस, रेडियो, शिक्षा और व्याकरणिक विशेषण आदि के प्रभाव से हिंदी व्याकरण के रूप में काफी स्थिर हो गए थे। ठीक है, और कुछ अपवादों को छोड़कर हिंदी का स्वरूप जो है सुनिश्चित हो चुका था। तो ये यहाँ तक हो गया। फाइनली आप इसके अंदर आप शब्द भंडार के बारे में पढ़ोगे कि भाई शब्द भंडार की दृष्टि से अगर देखें हम तो 1800 से लेकर अब तक आधुनिक काल में मोटे तौर पर 6-7 उपकुलों में विभाजित किया गया और 1800 से लेकर 1850 तक हिंदी शब्द भंडार मोटे रूप से वही जो था मध्यकाल के अंतिम चरण में आ गया। ठीक है, तो ये आपका क्या है, यहाँ पर ये पूरा का पूरा आपका लेसन नंबर 1 है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। बस आपको इतना इतना सही कर लेना है और आपका एक क्वेश्चन तैयार हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।